नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा डिस्कशन का टॉपिक है मूल अधिकार या फंडामेंटल राइट्स। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है और हमारे बीएड के एग्ज़ाम, सीटेट के एग्ज़ाम, केंद्रीय विद्यालय या किसी भी अन्य कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जहाँ पे जीएस या पॉलिटी का पोर्शन पूछा जाता है, उसमें फंडामेंटल राइट्स से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। और अगर वैसे भी बात की जाए तो एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन होने के नाते आपको फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज़, इन सब की थोड़ी जानकारी होनी चाहिए। तो इसीलिए ये टॉपिक हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है और ये कोई नया टॉपिक आपके लिए नहीं है, क्योंकि हम मूल अधिकारों के बारे में बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। लेकिन क्या होता है कि इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाता है, क्योंकि जब एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं तो अलग अलग आर्टिकल से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं। तो इसीलिए इसे थोड़ा क्रम में याद रखना आवश्यक है। तो मैं कोशिश करूँगा कि ट्रिक के माध्यम से आपको इन फंडामेंटल राइट्स के बारे में बताऊँ, जिससे आप लंबे समय तक इसे याद रख पाओ। तो सबसे पहले तो हमें ये समझना है कि मूल अधिकारों को या फंडामेंटल राइट्स को फंडामेंटल क्यों कहा जाता है। तो देखिए, किसी भी व्यक्ति के जीवन को जीने के लिए जो मूलभूत अधिकार हैं वो हैं ये फंडामेंटल राइट्स। या दूसरे शब्दों में कहें तो अगर किसी भी व्यक्ति का आप भौतिक और नैतिक संपूर्ण विकास चाहते हो तो उसके लिए इन अधिकारों का होना आवश्यक है, और इसीलिए इसे अपनी प्रकृति में मूल कहा जाता है या नैसर्गिक कहा जाता है। तो ये मीनिंग हो गया मूल अधिकार का। अब देख लेते हैं कि भारतीय संविधान में कहाँ पे इसका उल्लेख किया गया है। तो देखो, भारतीय संविधान के पार्ट 3 में आर्टिकल 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों का विवरण है। तो मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में भी बताया था कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो अलग अलग पार्ट में बटा हुआ है। जैसे अगर पार्ट 1 की बात की जाए तो पार्ट 1 में आर्टिकल 1 से लेकर के 4 तक आते हैं, और इसमें यूनियन एंड इट्स टेरिटरी की बात की गई है। आर्टिकल पार्ट 2 की बात करें कॉन्स्टिट्यूशन का तो इसमें आर्टिकल 5 से लेकर के 11 तक के आर्टिकल्स आते हैं, और यहाँ पे नागरिकता यानी सिटीजनशिप संबंधी बातें की गई हैं। तो इसी तरीके से जो पार्ट 3 हमारा हुआ उसमें आर्टिकल 12 से लेकर के 35 तक के आर्टिकल आते हैं, और पार्ट 3 में मूल अधिकारों का विवरण है, यानी फंडामेंटल राइट्स के बारे में यहाँ पे बात की गई है। और इसी पार्ट को मैग्ना कार्टा के नाम से भी जाना जाता है। तो ये एक काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि किस पार्ट को मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। तो मैग्ना कार्टा पार्ट 3 को ही कहा जाता है, और ये ब्रिटेन से लिया गया एक शब्द है, क्योंकि 13वीं सेंचुरी में क्या हुआ था, ब्रिटेन में वहाँ के राजा के द्वारा वहाँ के लोगों को कुछ अधिकार दिए गए थे और उसे ही मैग्ना कार्टा कहा गया था। तो वहीं से ये शब्द प्रचलन में आ गया। तो भारत के मैग्ना कार्टा के रूप में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 3 को माना जाता है। और अगर बात करें कि मूल अधिकार किस देश से प्रेरित होकर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लाए गए थे, तो इसे यूएसए यानी संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से प्रेरित होकर के इंडिया में लाया गया था, भारतीय संविधान में लाया गया था। अब अगर बात करें कि ये जो मौलिक अधिकार होते हैं वो सामान्य कानूनी अधिकारों से कैसे अलग होते हैं, तो देखो, अन्य अधिकारों के विपरीत मौलिक अधिकारों को संविधान के द्वारा गारंटी और सुरक्षा प्रदान की जाती है। यानी आपके अगर अन्य अधिकारों का उल्लंघन होता है तो वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन उसकी गारंटी नहीं लेता है कि वो उसकी सुरक्षा करेगा, क्योंकि सरकार लॉ के द्वारा अन्य अधिकारों को समाप्त कर सकती है, सीमित कर सकती है। लेकिन जो मौलिक अधिकार होते हैं उनकी सुरक्षा की गारंटी संविधान के द्वारा ली गई है, और उसे इतनी आसानी से समाप्त नहीं किया जा सकता है। उस पर कुछ प्रोविजंस हैं, कुछ स्पेशल परिस्थितियों में, जैसे अगर कभी इमरजेंसी लग गया, आपातकाल लग गया, तो उस दौरान कुछ आर्टिकल्स को कम किया जाता है। हमें अभी उतना डिटेल में नहीं जाना है, बस इतना समझ लीजिए कि सामान्य अधिकारों को आसानी से समाप्त किया जा सकता है, लेकिन जो मौलिक अधिकार हैं इसकी गारंटी संविधान के द्वारा ली गई है और इसे सामान्यतः समाप्त नहीं किया जा सकता है या इन्हें कम नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि ये जो राइट्स हैं वो जस्टिसिएबल हैं, यानी न्यायोचित हैं। अगर इन अधिकारों का उल्लंघन किया जाता है तो व्यक्ति सीधे अदालत में जा सकता है, वो सीधे सुप्रीम कोर्ट भी जा सकता है, यानी वो सीधे सर्वोच्च न्यायालय का दरवाज़ा खटखटा सकता है अगर उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है। जबकि अन्य राइट्स के मामले में आप सीधे सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते। तो ये कुछ बेसिक पॉइंट हो गए मूल अधिकारों के बारे में। अब चलो आगे देख लेते हैं कि कौन कौन से अधिकार हैं और इन्हें याद करने का क्या ट्रिक है। तो देखो, वर्तमान में टोटल 6 फंडामेंटल राइट्स हैं हमारे पास, और अगर मूलतः बात की जाए तो जब कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ था तब हमारे पास 7 फंडामेंटल राइट्स थे। उनमें से एक फंडामेंटल राइट को निकाल करके कानूनी अधिकार बना दिया गया। जैसे जो हमारा आर्टिकल 31 था वो पहले फंडामेंटल राइट्स में आता था, जिसमें राइट टू प्रॉपर्टी था, तो उसे हटा करके अब एक कानूनी अधिकार बना दिया गया, और उसके लिए आर्टिकल 300 कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया है। और कभी कभी ये पूछा जाता है कि ये कब हटाया गया था, तो इसे 44th अमेंडमेंट के द्वारा 1978 में हटाया गया था। और इसे कहाँ पे ऐड किया गया, तो भाग 12 में, यानी भाग 12 में
आर्टिकल 300A के अंदर इसे कानूनी अधिकार बना दिया गया, राइट टू प्रॉपर्टी को, यानी संपत्ति के अधिकार। अब चलो बात करते हैं कि अभी कौन कौन से 6 फंडामेंटल राइट्स हमारे पास हैं। तो जो फर्स्ट हमारे पास मौलिक अधिकार है वो है समानता का अधिकार, यानी राइट टू इक्वालिटी, और इसके लिए आर्टिकल 14 से आर्टिकल 18 तक है हमारे पास। सेकेंड हमारे पास जो राइट है वो है स्वतंत्रता का अधिकार, यानी राइट टू फ्रीडम। इसके लिए आर्टिकल 19 से लेकर के आर्टिकल 22 है कॉन्स्टिट्यूशन में। नेक्स्ट हमारे पास है शोषण के विरुद्ध अधिकार, यानी राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, आर्टिकल 23 एंड 24। नेक्स्ट है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, यानी राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। उसके बाद है संस्कृति व शिक्षा संबंधी अधिकार, यानी कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। और जो लास्ट हमारे पास मौलिक अधिकार है वो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। इसके लिए है आर्टिकल 32। अब चलो उस ट्रिक को देख लेते हैं जिसके माध्यम से हम इन मौलिक अधिकारों को एक क्रम में याद रख पाएंगे। तो हमारा जो ट्रिक है वो एक सेंटेंस है। आपको इस सेंटेंस को याद रखना है कि समस्त शोध संस्कृति के उपचार के लिए किए जाते हैं। अब देखो इस वाक्य से कैसे अलग अलग आर्टिकल्स आप क्रम में याद रख पाओगे। जो समस्त वर्ड है इससे आपके 2 फंडामेंटल राइट्स बनेंगे। जो सम इसमें पार्ट हुआ, सम से बना समानता का अधिकार, और जो लास्ट का पार्ट हुआ अस्त, तो अस्त से त को आपको व बना देना है। इससे क्या हुआ स्व, तो स्व से हमारा बन गया स्वतंत्रता का अधिकार। फिर है शोध, तो शोध में से शो से बना शोषण के विरुद्ध अधिकार, ध से बना धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। फिर है संस्कृति, उससे हमारा बना संस्कृति व शिक्षा संबंधी अधिकार। लास्ट में है उपचार, तो उपचार से बना संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो इस तरीके से आपको एक क्रम में सारे मौलिक अधिकार याद हो गए। समस्त शोध संस्कृति के उपचार के लिए किए जाते हैं। अब देख लेते हैं कि कौन कौन से आर्टिकल्स इसके लिए हैं, इन्हें कैसे याद रखा जाए। तो देखो जो पहला अधिकार है समानता का अधिकार, इसके लिए टोटल 5 आर्टिकल्स है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। जैसे आप याद रख सकते हो कि हमारे हाथ में 5 अंगुलियाँ होती हैं, तो वहाँ से आप याद रखो कि जो 5 आर्टिकल्स हैं वो हैं समानता के अधिकार के लिए या पहले अधिकार के लिए। तो आर्टिकल 14 से स्टार्ट होता है, क्योंकि जो 12 और 13 है उसमें कुछ डेफिनेशंस दिए गए हैं, वो हमें अभी जानने की ज़रूरत नहीं है। तो आर्टिकल 14 से लेकर के 32 तक ही फंडामेंटल राइट्स आते हैं। और वैसे पार्ट 3 की बात की जाए तो उसमें 12 से लेकर के 35 तक के सारे आर्टिकल्स हैं, वो भी इसी से संबंधित है, इससे अलग नहीं है। लेकिन फिर भी अगर स्पेशली हम फंडामेंटल राइट्स की बात की जाए तो यहाँ पे हमारे पास 14 से 32 तक के आर्टिकल आएंगे। तो समानता के अधिकार में हमारे पास 5 आर्टिकल आएंगे, 14 से लेकर के 18 तक। तो ये हमारे हुए समानता का अधिकार। उसके बाद क्या करना है कि आपको इसमें से 1 माइनस कर देना, -1 करेंगे हम 5 में तो 4 आएगा। तो नेक्स्ट जो अधिकार है स्वतंत्रता का अधिकार, इसमें टोटल 4 आर्टिकल्स आएंगे, 19, 20, 21 और 22। फिर आपको -1 किया था, यहाँ पे हम -2 करेंगे, तो 4 में से 2 माइनस करेंगे तो हमारे पास 2 आर्टिकल्स बचेंगे, तो आर्टिकल 23 और 24। ये सब देखो याद करने का तरीका होता है कि किस तरीके से आप अलग अलग आर्टिकल्स को याद कर पाओ लंबे समय तक। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट है वो है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। इसके बाद आपको क्या करना है कि इन 4 और 2 को फिर से रिपीट करना है। तो जो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है इसमें हमारे पास फिर से 4 आर्टिकल हो जाएंगे, 25, 26, 27, 28। और उसके बाद संस्कृति व शिक्षा संबंधी अधिकार में फिर से हमारे पास 2 आर्टिकल्स होंगे, आर्टिकल 29 और 30। 31 को तो हटा दिया गया था, इसके बारे में हमने पहले देख लिया। तो बचा हमारे पास आर्टिकल 32, तो वो हो गया संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अब चलिए इन आर्टिकल्स को हमने याद कर लिया कि ये जो 6 फंडामेंटल राइट्स हैं इसके लिए कौन कौन से आर्टिकल हैं। अब इन आर्टिकल्स को थोड़ा सा डिटेल में जान लेंगे जो हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से और वैसे भी। तो चलिए देख लेते हैं कि जो समानता का अधिकार है इसमें कौन कौन से अधिकार आते हैं। जो राइट टू इक्वालिटी है इसके अंदर क्या क्या आर्टिकल्स हैं और उनका क्या क्या मीनिंग है। तो देखिए हमारे पास जो फर्स्ट फंडामेंटल राइट है राइट टू इक्वालिटी, जिसमें आर्टिकल 14 से लेकर के आर्टिकल 18 तक आते हैं, जिसे हम समता का अधिकार भी कहते हैं। इसमें देखो आर्टिकल जो 14 है वो इक्वालिटी बिफोर लॉ यानी कानून के समक्ष समानता की बात करता है। आर्टिकल 15 जो है वो प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन यानी भेदभाव का निषेध करता है। किस आधार पे? तो धर्म के आधार पे, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर किसी भी प्रकार के भेदभाव का निषेध करता है आर्टिकल 15। ये जो ऊपर के 2 पॉइंट हैं ये आर्टिकल 14 से रिलेटेड हैं, जो कि है कानून के समक्ष समानता यानी इक्वालिटी बिफोर लॉ और कानूनों का समान संरक्षण यानी इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। तो ये दोनों आर्टिकल 14 के ही अंदर आते हैं। फिर अगर आर्टिकल 16 की बात की जाए तो इसमें
इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, यानी जो भी सरकारी रोजगार है उनमें समानता की बात की गई है। तो यहाँ पे लगता है उसे हिंदी में मैं ऐड नहीं कर पाया हूँ, तो देखो इसके लिए आप हिंदी में लिख सकते हो कि लोक नियोजन के विषय में अवसरों की समानता की बात की गई है, यानी इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। अब आर्टिकल 17 की बात की जाए तो एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, यानी जो छुआछूत है इसका अंत की बात की गई है। आर्टिकल 18 में जो टाइटल्स होते हैं उनका अंत किया गया है। जैसे अंग्रेजों के टाइम में अलग अलग उपाधियां लोगों को दी जाती थी, आपने देखा होगा, जैसे सर की उपाधि दे दी गई, नाइटहुड की उपाधि दे दी गई। तो इससे क्या होता है कि समाज में एक ऊंच नीच का भाव आ जाता है, क्योंकि कुछ लोग को कुछ उपाधियाँ दी गई हैं तो वे अपने आप को दूसरों से थोड़ा सर्वोत्तम मानते हैं। तो ये चीज़ें, इन सारी चीज़ों को संविधान में हटा दिया गया है। और यहाँ पे याद रखना कि जो भारत रत्न, पद्मश्री, पद्म विभूषण, ये सारे जो पुरस्कार हैं इनको इन टाइटल्स के अंतर्गत नहीं रखा गया, क्योंकि ये कोई टाइटल नहीं है, इनका प्रयोग आप नाम के आगे नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे उपाधियों के अंत की बात की जा रही है, लेकिन जो पुरस्कार हैं वो दिए जाते रहेंगे, चाहे वो किसी विद्यालय में, कॉलेज में, या फिर सेना के अंदर जो मेडल वगैरह दिए जाते हैं उसका संबंध इससे नहीं है। अब चलिए बात करते हैं राइट टू फ्रीडम, यानी जो स्वतंत्रता का अधिकार है, जिसके अंदर हमारे पास टोटल कितने 4 आर्टिकल्स हैं, आर्टिकल 19 से लेकर के आर्टिकल 22 तक। इनमें क्या क्या कहा गया है तो देखो आर्टिकल 19 में 6 प्रकार के फ्रीडम के राइट्स दिए गए हैं। ये कौन कौन से अधिकार हैं? तो राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, राइट टू असेंबली पीसफुली एंड विदाउट आर्म्स, ये है। फिर राइट टू फॉर्म एसोसिएशन और यूनियन है। नेक्स्ट है राइट टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द इंटायर टेरिटरी ऑफ इंडिया। फिर है राइट टू रिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ द कंट्री। और जो लास्ट में है वो दिया गया है राइट टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और टू कैरी ऑन एनी ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस। तो ये सारे फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 19 के अंदर दिए गए हैं। इसे आप यहाँ हिंदी में देख सकते हैं कि भाषण और अभिव्यक्ति का अधिकार, शांतिपूर्ण ढंग से जमा होने व सभा करने का अधिकार, संगठित होने का अधिकार, भारत में कहीं भी आने जाने का अधिकार, भारत के किसी भी हिस्से में रहने या बसने का अधिकार, कोई भी पेशा चुनने या व्यापार करने का अधिकार। और उसके बाद आता है हमारा आर्टिकल 20। आर्टिकल 20 में प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन ऑफ ऑफेंसेस, यानी अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण का अधिकार है। इसे समझते हैं थोड़ा। तो जैसे जो अपराधी होते हैं उनके लिए जो दंड देने का प्रावधान है उससे संबंधित है आर्टिकल 20। जैसे मान लो किसी व्यक्ति ने आज 20 तारीख को कोई क्राइम किया, तो उसे जो सज़ा दिया जाएगा वो उस समय जो कानून है उसके अनुसार दिया जाएगा। आर्टिकल 20 का क्लॉज 1 है, वो ये कहता है कि आप जिस समय कोई क्राइम किया जाता है उस समय उसके लिए जो सज़ा है वही सज़ा उसे दी जाएगी। ऐसा नहीं कि अगर वो 20 तारीख को कोई क्राइम करता है और आपने 25 तारीख को फिर कोई उसके लिए नया कानून पास किया तो वो नए कानून से आप उस व्यक्ति को सज़ा दे सकेंगे। और इसी का जो सेकेंड क्लॉज है आर्टिकल 20 का, उसमें कहा गया है कोई व्यक्ति अगर एक बार क्राइम करता है तो उसे आप एक ही बार दंड दे सकते हैं। ऐसा नहीं कि एक ही क्राइम के लिए आप उसे 2 बार 3 बार दंड दे सकें। इसी आर्टिकल में ये भी कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को खुद के विरुद्ध गवाही देने के लिए या खुद के विरुद्ध सबूत के रूप में उसका प्रयोग नहीं किया जाएगा। अगर कोई व्यक्ति ये बोलता है सिर्फ कि हाँ मैंने ये क्राइम किया है, तो उस बेसिस पर उसको सज़ा नहीं मिल सकती है, उसके लिए अन्य गवाहों या सबूतों का होना आवश्यक है। तो ये आर्टिकल 20 के अलग अलग क्लॉज हैं। तो ये कन्विक्शन ऑफ ऑफेंसेस से रिलेटेड है। आर्टिकल 21 की बात करें तो ये प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी की बात करता है। और ये हमारे संविधान के उन आर्टिकल्स में से है जिनकी काफ़ी उदार व्याख्या की गई है, जिसके बारे में अलग अलग समय पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इस आर्टिकल को अलग अलग तरीके से बताया गया है। फॉर एग्जांपल अगर हम राइट टू प्राइवेसी की बात करें तो उसे भी आर्टिकल 21 के अंतर्गत ही बताया गया है। या फिर आपको अगर आप नींद पाना चाहते हो, आपको सोने का पूरा अधिकार दिया गया है, आपको भोजन करने का अधिकार, आपको आजीविका का अधिकार, एक गुड हेल्थ का जो अधिकार होता है, ये सारे अधिकार आर्टिकल 21 के द्वारा ही समय समय पर सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से आपको दिए गए हैं। या ऐसा कह सकते हैं कि आर्टिकल 21 की एक व्याख्या की गई है जो कि काफ़ी लंबी व्याख्या है और इसमें बहुत सारे फंडामेंटल राइट्स या बहुत सारे अधिकार का समावेशन किया गया है। आर्टिकल 21 यानी जीवन की रक्षा और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। इसके बाद जो नेक्स्ट आर्टिकल है वो आर्टिकल 21A, जिसमें राइट टू एजुकेशन यानी शिक्षा का अधिकार की बात की गई है। इसके बारे में हम लोगों ने पहले पढ़ रखा है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताओ कि आर्टिकल 21A किस अमेंडमेंट के द्वारा और किस ईयर में कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया था। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल 22, इसमें प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन, यानी जिन लोगों को सज़ा दिया गया है उसके क्या क्या अधिकार हैं उसकी बात की गई है।
जैसे अगर आपको गिरफ्तार किया जाता है तो आपको अपने गिरफ्तारी के कारण को जानने का अधिकार है। आपको ये अधिकार है कि आपको 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत किया जाए। तो ये सारे जो अधिकार हैं ये आर्टिकल 22 के अंतर्गत दिए गए हैं। तो ये हमारा स्वतंत्रता का अधिकार जो आर्टिकल 19 से 22 तक था, उसके अंतर्गत ये सारे आर्टिकल हो गए। अब नेक्स्ट जो थर्ड हमारे पास अधिकार था वो था राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, यानी शोषण के विरुद्ध अधिकार। इसमें आर्टिकल जो 23 है वो ह्यूमन ट्रैफिकिंग और फोर्स लेबर को बंद करता है या उसके खात्मे की बात करता है। आर्टिकल 24 जो है वो चाइल्ड लेबर की प्रोहिबिशन की बात करता है, यानी आप बच्चों को जोखिम भरे कामों में मजदूरी नहीं करा सकते। ये आर्टिकल 24 की भाषा है। अब आगे बढ़ते हैं। जो हमारा चौथा फंडामेंटल राइट था, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, यानी धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जिसमें हमारे पास आर्टिकल 25 से आर्टिकल 28 तक के आर्टिकल थे। उसमें आर्टिकल 25 बोलता है कि आप अपनी आस्था के अनुसार प्रार्थना कर सकते हो। आपका जो इच्छा करता है, जिसे आपको ईश्वर मानने का, भगवान मानने का मन करता है, आप उसे मान सकते हो और उसे आप प्रोपागेट भी कर सकते हो, यानी उनका आप प्रचार भी कर सकते हो। तो ये आर्टिकल 25 है, जिसमें आपको अंतःकरण की स्वतंत्रता और कोई भी धर्म मानने का अधिकार दिया गया है, उसका प्रचार प्रसार करने की अनुमति दी गई है आर्टिकल 25 में। आर्टिकल 26 में आप धार्मिक कार्यों का मैनेजमेंट यानी प्रबंधन करने का अधिकार आपको दिया गया है। आर्टिकल 27 फ्रीडम फ्रॉम टैक्सेशन फॉर प्रमोशन ऑफ अ रिलीजन की बात करता है, यानी आप किसी एक रिलीजन को प्रमोट करने के लिए आप पे टैक्स नहीं लगाया जा सकता है। यह आर्टिकल 27 बात करता है। फिर 28 में फ्रीडम फ्रॉम अटेंडिंग रिलीजियस इंस्ट्रक्शन, यानी किसी भी व्यक्ति को धार्मिक शिक्षा में भाग लेने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। यह आर्टिकल 28 की भाषा है, यानी कुछ शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या उपासना में उपस्थित होने की स्वतंत्रता, यानी आप पूरी तरह से स्वतंत्र हैं। आप उसमें उपस्थित होना चाहें तो हो, ना होना चाहें तो ना हो, आपको उसके लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। तो यह हमारा चौथा अधिकार था, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। जो पांचवा फंडामेंटल राइट्स है, यानी एजुकेशनल एंड कल्चरल राइट्स, संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी या शैक्षिक अधिकार। इसमें 29 में अल्पसंख्यकों की भाषा व संस्कृति के संरक्षण का अधिकार है, यानी जो भी अल्पसंख्यक हमारे देश में हैं, चाहे वो धार्मिक अल्पसंख्यक हो या भाषाई अल्पसंख्यक हो, उनको अपनी भाषा का, अपनी संस्कृति का संरक्षण करने का अधिकार है। यह आर्टिकल 29 में बताया गया है। फिर आर्टिकल 30 में राइट ऑफ माइनॉरिटीज टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, यानी अल्पसंख्यकों को अपना शैक्षिक संस्थाएं स्थापित करने का अधिकार दिया गया है। यह आर्टिकल 29 और 30 है, सांस्कृतिक एवं शैक्षिक अधिकार। फिर जो फंडामेंटल राइट्स का जो 6th हमारा टॉपिक है, 6th जो फंडामेंटल राइट है वो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, यानी राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। आर्टिकल 32 के तहत ही आप मौलिक अधिकारों को लागू करवाने के लिए न्यायालय में जाने का आपको अधिकार दिया गया है। या दूसरे शब्दों में कहें तो मौलिक अधिकारों के सुरक्षा की गारंटी जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा या कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा दिया गया है, वो आर्टिकल 32 के तहत ही आपको दिया गया है। अगर आपके अधिकारों का उल्लंघन होता है तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट रिट जारी कर सकता है, और अलग अलग टोटल 5 तरह के रिट होते हैं जिनके माध्यम से वो इन अधिकारों को लागू करने के लिए कह सकता है। तो ये फंडामेंटल राइट्स हमारे सारे हो गए, 6 के 6 फंडामेंटल राइट्स हो गए। आर्टिकल 14 से लेकर के आर्टिकल 32 तक इसमें हम लोगों ने अच्छे से पढ़ लिया। अब जो बाकी के आर्टिकल 32 के बाद जो बचे उनके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। जैसे आर्टिकल 33, 34, 35 ये क्या कहता है। तो देखो, आप इसे एक ट्रिक के माध्यम से याद रख सकते हैं। जैसे जो रेडियो में आपने कभी FM सुना होगा, तो मैंने इसे इसी तरीके से याद किया है। पहला आपको F लेटर याद करना है। एक से आप याद कर सकते हो कि जो फोर्स हैं, जो पुलिस फोर्स होते हैं, उनके लिए कुछ अधिकारों में प्रतिबंध किया जाता है कि आपको वो सारे अधिकार नहीं मिलेंगे जो सामान्य नागरिकों को मिलते हैं। और एम से आप मिलिट्री रूल या मिलिट्री लॉ को याद कर सकते हो। यहाँ पे देखो मार्शल लॉ। तो मार्शल लॉ में क्या होता है कि कुछ अधिकार कम कर दिए जाते हैं। जैसे आपने सुना होगा कि कभी नॉर्थ ईस्ट में या कभी जम्मू एंड कश्मीर में इन इलाकों में मार्शल लॉ लगा दिया गया है। तो वहाँ पे क्या होता है कि लोगों के अधिकार अपने आप कम हो जाते हैं। तो आर्टिकल जो 33 है वो संसद को यह अधिकार देता है कि जो सशस्त्र बल हैं, जो आर्म फोर्स हैं, या जो अर्धसैनिक बल हैं, पुलिस बल हैं, या जो खुफिया एजेंसी हैं, इनके मौलिक अधिकारों को कुछ हद तक प्रतिबंधित किया जा सके। आर्टिकल 33 में यह बात कही गई है। और आर्टिकल 34 क्या बोलता है, तो बोलता है कि जब भी भारत में कहीं मार्शल लॉ लगता है तो उसके सिद्धांतों के अनुसार फंडामेंटल राइट्स में कुछ कटौतियाँ की जाती हैं। तो ये हमारा आर्टिकल 34 हो गया। फिर आर्टिकल 35 है,
कि संसद को कुछ विशेष मौलिक अधिकारों को प्रभावी बनाने के लिए कानून बनाने का अधिकार है। यानी अगर कोई फंडामेंटल राइट्स है उसे प्रभावी बनाने के लिए संसद कोई कानून बनाना चाहती है तो आर्टिकल 35 का उपयोग करके कानून बना सकती है। तो ये सारे फंडामेंटल राइट्स हो गए जिसके बारे में हम लोगों ने संक्षेप में जाना, और मैंने कोशिश की कि जितना डिटेल ज़रूरी है आपके लिए अभी उतना यहाँ पे बताया जा सके। और यहाँ पे आपको ये जो ट्रिक मैंने बताया था इसे याद रखना है कि समस्त शोध संस्कृति के उपचार के लिए किए जाते हैं। यहाँ से क्या होगा कि आप अलग अलग आर्टिकल्स को एक क्रम में याद रख पाओगे। सबसे पहले 5 फंडामेंटल राइट्स हैं, फिर 4 है, फिर 2 है, फिर 4 है, फिर 2 है और फिर लास्ट में 1 है। और आर्टिकल 14 से लेकर के आर्टिकल 32 तक इसमें आते हैं, और इसमें से एक आर्टिकल को हटा दिया गया है जो हमारा आर्टिकल 31 था। और अभी वर्तमान में हमारे पास टोटल 6 फंडामेंटल राइट्स अवेलेबल हैं। और इन सारे फंडामेंटल राइट्स में कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं या कुछ युक्तियुक्त निर्बंध हैं जिसे हम हिंदी में कहते हैं, वो लगाए गए हैं ताकि किसी भी मौलिक अधिकारों का दुरुपयोग ना हो सके। तो जब आप काफ़ी डिटेल में इसे पढ़ेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन के अलग अलग ये जो आर्टिकल हैं इनके भी क्लॉज होते हैं, सब क्लॉज होते हैं, उनको जब आप पढ़ेंगे तो आप इन डिटेल को देख सकते हैं। फ़िलहाल हमारे लिए उतना जानना ज़रूरी नहीं है तो हमने इसे थोड़ा सा शॉर्ट रखा है, फिर भी हमने अच्छे खासी डिटेल में इन सारे आर्टिकल्स को देख लिया है। तो यहाँ पे हम अपने इस लेक्चर को समाप्त करते हैं। अब आप लोगों से एक नए लेक्चर में, नए वीडियो में मुलाकात होगी। और अगर आपको ये हमारा वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, आप कमेंट में अपने सुझाव दे सकते हैं, और ऐसे ही अन्य वीडियोज़ को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।